नमस्ते। आज हम दो ऐसी डरावनी कहानियों की दुनिया में चलने वाले हैं जो हैं तो अलग-अलग पर कहीं ना कहीं एक ही धागे से बंधी हुई हैं। देखिए, ये सिर्फ भूत प्रेत की कहानियां नहीं है, ये उन अंतहीन चक्रों की दास्तां हैं जिनसे निकल पाना लगभग नामुमकिन है। हमारी पड़ताल की शुरुआत होती है इस एक लाइन से। उस दिन गांव में सुबह नहीं हुई। ये एक ऐसा वाक्य है जो सुनते ही मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देता है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां सूरज तो उगता है पर दिन दिन कभी आगे ही नहीं बढ़ता। तो हमारे सामने दो अलग-अलग डरावनी जगहें हैं। एक तरफ जमे हुए समय का गांव जहां डर एकदम खुला है, हर तरफ फैला हुआ, और दूसरी तरफ है कब्रों का घर जहां डर बंद दीवारों के अंदर है, जो आपको धीरे धीरे अंदर ही अंदर निगल जाता है। तो चलिए इन भयानक दुनियाओं में और गहराई से उतरते हैं। हमारे पहले हिस्से दो श्राप दो दुनियाएं में हम ये देखेंगे कि कैसे बिल्कुल आम सी लगने वाली जगहें एक अलौकिक दुस्वप्न में तब्दील हो जाती हैं। तो सोचिए, एक ट्रेन है जो अचानक एक ऐसे अनजान स्टेशन पर रुक जाती है जिसका कोई नामो निशान नहीं है। हमारा किरदार आदित्य, जो कि एक पत्रकार है, बाहर निकलकर देखता है और सब कुछ बिल्कुल थम सा गया है, जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। कोई हिल नहीं रहा, कोई आवाज तक नहीं, बस एक ऐसी खामोशी है जो कानों को चीर रही हो। और दूसरी तरफ एक क्लासिक हॉरर कहानी वाला सेटअप है। एक जबरदस्त तूफान से बचने के लिए तीन लोग एक वीरान हवेली में घुस जाते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां उन्हें कभी नहीं जाना चाहिए था, और ये एक ऐसी गलती है जिसकी उन्हें बहुत बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। चलिए अब उस पल की बात करते हैं जब जाल कस जाता है। हर डरावनी कहानी में एक ऐसा पॉइंट आता है जब भागने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और किरदारों को ये भयानक एहसास होता है कि वो फंस चुके हैं। देखते हैं इन कहानियों में ये कैसे होता है। आदित्य के लिए ये एहसास बहुत धीरे धीरे होता है, जैसे कोई ठंडा हाथ उसकी गर्दन पर कस रहा हो। पहले ट्रेन का रुकना, फिर लाइट का जाना, और फिर सबसे डरावना, उसकी घड़ी और फोन दोनों ठीक 3:17 पर जम जाते हैं। बस उसी पर उसे एहसास होता है कि वो गांव की इस अजीब समय की गड़बड़ी में हमेशा के लिए फंस गया है। घर वाली कहानी में ये सब बहुत तेजी से और हिंसक तरीके से होता है। जैसे ही वो अंदर कदम रखते हैं, दरवाजा धड़ाम से अपने आप बंद हो जाता है। दरवाजे का हैंडल बर्फ की तरह ठंडा पड़ जाता है और घूमता ही नहीं। बस एक झटके में वो कैद हो जाते हैं। घर ने उन्हें अपना बना लिया है। अब इस बात पर आते हैं कि डर खुद को दिखाता कैसे है। दोनों दुनियाओं में अलौकिक खतरा अलग अलग तरीकों से सामने आता है। एक शांत है, विशाल है, तो दूसरा शोरगुल वाला और बहुत पर्सनल। गांव का डर आंखों के ठीक सामने है, लेकिन एकदम खामोश। लोग अपने काम के बीच में ही जम गए हैं। एक गेंद हवा में हमेशा के लिए अटकी हुई है। ये एक बहुत बड़ा, खुला और शांत दुस्वप्न है जहां सब कुछ दिख रहा है पर उसे कोई छू नहीं सकता। ये एक जीती जागती लेकिन खामोश तबाही है। वहीं दूसरी तरफ घर का डर साइकोलॉजिकल है। ये धीरे धीरे रेंगता हुआ आपके अंदर उतरता है। ऊपर से आती कदमों की आहट, दीवारों में दिखते भयानक चेहरे, और एक ऐसा आईना जिसमें परछाइयां अपनी मर्जी से जीती हैं। ये एक जिंदा शिकारी है जिसे अपने शिकार के साथ खेलने में मजा आता है। तो यहाँ एक साफ फर्क है। गांव का डर स्थिर है, सबके सामने है, जमे हुए लोग, धीमी घंटी की आवाज, जबकि घर का डर छिपा हुआ है, बदलता रहता है। अचानक सुनाई देने वाली हंसी, जिंदा परछाइयां और सांस लेती हुई दीवारें। एक डर आपको बाहर से घेरता है तो दूसरा अंदर से खत्म करता है। अब हम इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। देखिए, हर श्राप का एक नियम होता है, एक कीमत होती है और एक तरीका होता है। यही वो नियम है जो इन डरावनी दुनियाओं को चलाते हैं और इन्हें और भयानक बनाते हैं, क्योंकि नियम तोड़े जाने के लिए होते हैं और उसके बाद जो होता है वो बहुत भयानक होता है। तो ये अलौकिक नियम आखिर है क्या? ये एक छिपा हुआ कानून है जो श्राप को कंट्रोल करता है। अगर इसे तोड़ा तो सजा मिलना तय है, और इसे समझना ही शायद बचने की एकमात्र उम्मीद है। गांव का नियम सुनने में बड़ा सीधा साधा है, लेकिन उतना ही डरावना। रात के ठीक 3:17, बस यही नियम है।
इस वक्त किसी को भी जागा हुआ नहीं होना चाहिए, और बस यही एक नियम आदित्य अनजाने में तोड़ देता है और बस श्राप का शिकार बन जाता है। और इसके ठीक उलट घर का नियम एक सौदा है, एक क्रूर सौदा। हर 10 साल में 3 आत्माओं की कीमत। ये घर भूख से चलता है, समय से नहीं। यह एक सौदा है और इस सौदे में घर हमेशा जीतता है। और हरदत्त का ये एक वाक्य दूसरे श्राप की शिकारी फितरत को जबरदस्त तरीके से बताता है। ये सिर्फ एक प्रेतवादित जगह नहीं है, ये एक एक्टिव शिकारी है जो अपने शिकार को ढूंढता है और फिर उसे निगल जाता है। अब हम आते हैं इन कहानियों के निराशाजनक अंत पर। यहाँ हम इस बात पर ध्यान देंगे कि कैसे बचना सिर्फ एक वहम है और हर बचाव की एक भयानक कीमत होती है। सवाल ये है कि क्या कोई वाकई में बच पाता है? ये टेबल किरदारों के भयानक अंजाम को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। हरदत्त वो किसी और की बलि देकर बच तो जाता है, लेकिन सिर्फ इस चक्र को दोहराने के लिए। आदित्य गलत समय पर जागकर जमे हुए लोगों का हिस्सा बन जाता है। और मीरा, वो बच तो जाती है पर श्राप की नई रखवाली बनकर हमेशा हमेशा के लिए उस घर से बंध जाती है। और फिर आता है वो सबसे बड़ा खुलासा, हरदत्त का वो कबूलनामा जो सब कुछ बदल देता है। वो कहता है, मैं चौथा हूं। इसका मतलब क्या है? मतलब वो कोई बेचारा पीड़ित नहीं है? नहीं, वो तो इस घर के भयानक खेल का एक पुराना खिलाड़ी है। एक ऐसा इंसान जो अपनी जान बचाने के लिए दूसरों को कुर्बान करता आया है। वो इस सिस्टम का, इस चक्र का ही एक हिस्सा बन चुका है। और ये हमें कहानी के सबसे अहम विचार पर लाता है। ये श्राप कोई एक बार होने वाली घटना नहीं है। नहीं, ये सिस्टम है, इंजन की तरह, जिन्हें चलते रहने के लिए लगातार नए ईंधन के, यानी नए पीड़ितों की जरूरत होती है। तो आखिर में इन कहानियों का डर कभी खत्म नहीं होता। ये चक्र बस चलता रहता है हमेशा। मीरा घर की नई रखवाली बन जाती है और आदित्य उस गांव का एक और जमा हुआ निवासी। कहानी बस नए खिलाड़ियों का, नए पीड़ितों का इंतजार करती है। और हम अपनी बात को इस एक परेशान करने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब बचने के लिए किसी और को कुर्बान करना पड़े तो असली कीमत कौन चुकाता है? वो जो बच गया अपनी इंसानियत का एक हिस्सा खोकर, या वो जो पीछे रह गया? इस पर सोचिएगा।